बाईं टांग, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। पद्मासन। दाईं टांग मोड़कर दाएं पैर की एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। इस प्रकार की एड़ियां एक दूसरे के निकट से निकट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिक श्वास बाहर निकाल पेट का इतना संकुचन करें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला छोड़ते हुए शनै शनै आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास को भरें और इसी प्रकार श्वास लें व छोड़ें। बहुत धीरे धीरे निकालें श्वास बाहर, बहुत धीरे धीरे ही भरें। तीन बार लंबी ओम ध्वनि, पश्चात 3 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि श्रद्धायुक्त एवं लयबद्ध। ध्वनि पर आपका पूर्ण ध्यान। गहरा लंबा श्वास भर प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। याला पण असेल ना ब्लूटूथ. ब्लूटूथ ऑन करू. हा याचा ब्लूटूथ ऑन. या फोन केला तुम्हाला का? झालंय ते भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पद्मासन खोलें। अपने आसन पर खड़े हों। खड़े होकर ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां सर पर लाएं, उंगलियां आपस में फंसाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर।
श्वास भरें, भुजाओं को खींचें ऊपर की ओर, एड़ियां उठाएं, शरीर को तान दें। अधिकतम ताने। एड़ियां आसन पर वापस ले आएं, हथेलियों को सर पर लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचे, एड़ियों को उठाएं, शरीर को तानें। ऊपर की ओर तानना है अधिकतम, और तान कर रुकना है फिर जितना आपका सामर्थ्य से रुका जा सकता है। एड़ियां आसन पर वापस, हथेलियों को सर पर लाएं, भुजाओं को वापस ले आएं। पैर खोलकर विश्राम लें। गरुड़ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को सामने से ले जाकर बाईं टांग के ऊपर लपेटें। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर इस प्रकार लपेटें कि दोनों हथेलियां परस्पर मिल जाएं और हथेलियां नासिका के सामने हों। यथासंभव रुके स्थिति में। वापस आएं, भुजाओं को भी वापस ले आएं। अब बाईं टांग को सामने से ले जाकर दाईं टांग के ऊपर लपेटें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर इस प्रकार लपेटें कि हथेलियां आपस में मिल जाएं तथा नासिका के सामने हो, और दृष्टि आपकी हथेली की ओर होगी। रुके स्थिति में। यह आसन घुटनों के लिए, पिंडलियों की मांसपेशियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। वापस आ जाएं, पैर खोलकर विश्राम। इस आसन में ध्यान रखें कि आपको पैर लपेटना है दूसरे टांग के, एक टांग को दूसरे के ऊपर लपेटना है। प्राय हम लोग लपेटते नहीं हैं, बस जरा सा मोड़ कर उसके ऊपर रख देते हैं। जब तक लिपटेगी नहीं टांग, वो दबाव नहीं आएगा। तो हम प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक है, मुश्किल है काम, लेकिन आपने प्रयास जरूर करना है कि टांग दूसरे के ऊपर लिपट जाए। एड़ी पंजे मिलाएं। अश्वत्थासन का अभ्यास। दाईं टांग को पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर उठाएं। पंजा तानते हुए उठाना है। दाईं भुजा को भी दाईं टांग की सीध में पीछे उठाएं। बाईं भुजा को उठाते हुए बाएं कान से लगाएं। दोनों भुजाएं तिरछी स्थिति में एक सीध में हों, ऐसा कर रखना है आपने। आगे की ओर तनिक भी नहीं झुकना। इसमें प्राय देखा गया है कि हम आगे झुक जाते हैं। अगर आप आगे की ओर झुक जाएंगे,
तो फिर रीढ़ के निचले भाग पर जो इस आसन में प्रभाव आना होता है वो नहीं आएगा। धीरे धीरे वापस आए, भुजाओं को भी वापस ले आए। अब अपनी बाईं टांग को पीछे की ओर ले जाते हुए उठाएं, पंजा तानते हुए। बाईं भुजा को भी पीछे उठाएं, हथेली पृथ्वी की ओर हो। दाईं भुजा को ऊपर उठाते हुए दाएं कान से लगा लें और खींचकर दोनों भुजाएं एक सीध में कर रुकें। पंजा इसमें तना रहना चाहिए, घुटना ना मुड़े, आगे की ओर नहीं झुकना। ये बातें विशेष ध्यान रखें, तभी प्रभाव आएगा इस आसन का। बहुत लाभदायक क्रिया रीढ़ के निचले भाग और हमारे घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनके लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम लें थोड़ा। त्रिकोण आसन, पैरों में कंधों से अधिक फासला करें। पंजों को समानांतर करें, पंजे बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए, इसमें ध्यान रखें। आप पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर लाएंगे तो पंजे अपने आप समानांतर हो जाते हैं। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ ना खोलें, अंदर की तरफ करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप घुटनों पर प्रभाव लाना चाहते हैं तो पंजे बाहर नहीं खुलने चाहिए आपके। भुजाएं शरीर से सटाएं। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेली ऊपर की ओर करते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे ले जाना है। और जब आपकी दाईं भुजा दाएं कान से लग जाए तो खिंचाव देना है। दाईं ऊपर की ओर खिंचेगी, बाईं नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर बगल से झुके, साइड से झुकना है, आगे या पीछे कोई झुकाव नहीं लाना। और ये प्रयास करना है कि मेरी दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर आ जाए। नीचे की हथेली कहां जाती है उसकी उतनी चिंता नहीं करनी है आपने। ऊपर की भुजा पृथ्वी के समानांतर ले आएंगे तो पसलियां पूर्णतः प्रभाव में आ जाती हैं। बगल से ही झुकना है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है इस आसन में। धीरे धीरे वापस आए, दाईं भुजा को धीरे धीरे वापस लाएं। जल्दी नहीं करनी है भुजा को भी वापस लाने में। जब हम धीरे धीरे लाते हैं तो कंधे, सर्वाइकल भाग हमारा प्रभावित होता है। इसी प्रकार बाईं ओर से भी करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को उठाएं, उसे बाएं कान से लगाना है। तो बाएं कान से लग जाए तो खिंचाव दे, बाईं भुजा को ऊपर की ओर खींचे, दाईं भुजा को नीचे की ओर। इसी खिंचाव को बनाए हुए दाईं ओर बगल से झुकना है आपको, साइड से बिल्कुल। ऊपर की जो मेरी भुजा है उसको मुझे पृथ्वी के समानांतर लाने का प्रयास करना है। नीचे की हथेली जितनी भी आपकी नीचे से नीचे जा सकती है ले जाएं। आगे की ओर तनिक भी ना झुके, कंधा आगे नहीं झुकेगा, बिल्कुल साइड से झुकना है जितना भी झुका जाए। और आपका प्रयास नीचे की हथेली को आसन पर लगाने का नहीं होना चाहिए। जो ऊपर की भुजा है उसको आपको पृथ्वी के समानांतर करने की कोशिश करनी है। जितना आप उसे पृथ्वी के समानांतर करेंगे उतना पसलियां खिंचेंगी, साथ में फेफड़े भी प्रभावित होंगे। मध्य में आ जाएं पहले और फिर बाईं भुजा को धीरे धीरे वापस ले आएं।
त्रिकोण आसन का दूसरा पोज करेंगे, वो घुटनों के लिए बहुत पैरों में कंधों से अधिक फासला रखना है, और जो पहला पोज है उससे थोड़ा और अधिक फासला हो तो और अच्छा ये आसन हो पाता है हमारा। पंजे पुनः समानांतर हो। अब आपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाकर सीधा करना है। पहले दाएं पैर के पंजे को घुमाएं दाईं तरफ, सीधा कर लें। दूसरा पंजा उसी स्थिति में रहेगा। अब कंधा बिल्कुल नहीं झुकेगा। दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाईं कोहनी को घुटने पर रखना है। दाएं हाथ की मुट्ठी बना लें। कंधा बिल्कुल नहीं झुकेगा। बाएं भुजा को उठाते हुए बाएं कान से लगाएं। फिर अब हथेली को देखना है आपने। बहुत अच्छा पोज बना हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है। कंधा आगे नहीं झुकेगा, इसमें विशेष बात ध्यान रखें। प्राय स्थिति बनाने के लिए प्रारंभिक बिगाड़ बहुत लाभदायक क्रिया है। अपना पूरा एक है पूरा धीरे धीरे मध्य में आए, भुजा को वापस दूसरी ओर करना है इसको। अब अपने बाएं घुटने को बाईं ओर घुमाकर सीधा कर लें। बाएं पंजे को बाईं ओर घुमाकर सीधा कर लें। बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपनी बाईं कोहनी घुटने पर रखनी है, और जिस दाईं लगा दें। तिरछी स्थिति में दाएं होता है पण आता ते हो एकाच झालं प्रवास देखना आते। मग क्लास चालू करा ना, म्हणून क्लास कंटिन्यू ठेवा. जॉईन झालं की आम्ही तुम्हाला कळवू, म्हणून तुम्ही आले नाही क्लासला. हो का, चालू करा. आपका दायां घुटना मुड़ा था, बायां घुटना चालू है सर. प्रभावित हुआ था। व्हिडिओ आसन पर बैठ जाएं, विश्राम स्थिति में। पैरों में फासला, हथेलियां शरीर के पीछे, ढीला छोड़ दें शरीर को। पहले जब आपका सेशन लिया गया था तो जानुसिर आसन आपको कराया गया था। जानुसिर और पश्चिमोत्तान दोनों ही आसन इसमें प्रभावशाली हैं हमारे घुटनों के लिए। तो आज हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। दोनों पंजों को तान दें आगे की ओर, हाथ घुटनों पर रखें, भुजाओं को तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। तानते हुए ऊपर। भुजाएं कानों से लगा लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, लेकिन गर्दन नहीं झुकानी आगे की ओर। पंजे बाहर की तरफ तान कर रखने हैं और कलाइयों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करना है। पहले नहीं निकलती हैं तो जो स्थिति बन रही है उसमें रुकना है। अगर आपकी कलाइयां पंजों से आगे निकल गई हैं तो पंजे पकड़ लें और खींचकर कोहनी लगा दें अपनी आसन से। पंजों को खींचकर, पंजे अंदर की ओर नहीं आएंगे, तने बाहर की ओर ही रहेंगे, लेकिन उन्हें खींचकर आपने कोहनी लगानी है आसन से। माथा घुटने से आगे कहीं जाकर लगेगा, घुटनों से नहीं लगाना है, घुटने से आगे लगेगा, क्योंकि घुटनों पर लगाने के लिए हमें थोड़ी गर्दन मोड़नी होती है, जिससे पीठ का जो खिंचाव है वो कम होता है। जो भी स्थिति बनती है अपने सामर्थ्य अनुसार बनानी है।
आपको प्रदर्शन में पूर्ण स्थिति दिख रही है, पर आपकी कमर की स्थिति क्या है उसके अनुसार ही आपको आगे जाना है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस पूर्ण स्थिति में जाएं। जितना भी आगे झुका जाता है वहां रुकें, श्वासें सामान्य करें, लेकिन जब तक कलाई पंजे से आगे ना निकले तब तक आगे की स्थिति में ना जाएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को तानते हुए ऊपर आएं। यथाशक्ति ताने भुजाओं को, भुजाएं दाएं बाएं से वापस। पैर खोलकर विश्राम करें। इस आसन में जब आप पंजे तान कर, पंजे पकड़कर खींच कर आगे झुकते हैं तो आपकी घुटनों के नीचे जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, वो सभी बहुत अच्छे प्रभाव में आते हैं। इस आसन में अगर आप पूर्ण स्थिति में अधिक देर तक रुक जाएं, आपका सामर्थ्य बन जाए, तो अपान और समान प्राण का मिलन हो जाता है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी की जागृति होती है। पहले ऋषि मुनि काफी देर तक इस आसन में रुका करते थे। तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना एक तो आप अपने प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, इस आसन में भी ऐसा संभव हो पाता है। बहुत लाभदायक आसन है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि पश्चिमोत्तानासन, जानुशिरासन, कमर चक्रासन, जितने भी बैठकर आगे झुकने वाले आसन हैं, इनके बाद हम कोण आसन जरूर कराएं। तो पैरों में एड़ी पंजे मिला लें, पंजे तान दें। हथेलियां शरीर के पीछे रखकर निकट से निकट लानी है। हथेलियां जितना निकट लाकर आप उठा पाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। अब एड़ियों और हथेलियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे उठाएं शरीर को। अंतिम स्थिति में शरीर की एक सीधी रेखा बने। पंजे तने, गर्दन भी सम अवस्था में हो। धीरे धीरे वापस। पैर खोलकर विश्राम करें। आंखें खोल लें। प्राय 2 आसनों में ये देखने में आ रहा है कि थोड़ी गलतियां हो रही हैं। जैसे एक आसन सुप्त वज्रासन है, क्योंकि मैं अलग अलग ग्रुप से पूरे अलग अलग जगहों से जुड़ा हूं तो वहां से फोटोज आती हैं। कई जगहों पर घुटने खोलकर सुप्त वज्रासन कराया जा रहा है। आपकी जो स्थिति बनती है, जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं, लेकिन घुटने ना खुलने दें। इसके घुटने अगर खुल गए आपके तो सुप्त वज्रासन के जितने भी प्रभाव हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अंत तक मेरे घुटने ना खुलें। और नहीं बन रही है पूर्ण स्थिति, आपको लगता है कि इससे आगे जाया जाएगा तो घुटने खुल जाएंगे, ना जाएं। पहले ये अभ्यास बनाएं कि मैं बिना घुटने खोले पीछे से एड़ियां खोलकर उसके मध्य बैठ पाऊं। पहले ये अभ्यास करें आप अपना निजी, कि मेरे घुटने मिले रहे, पीछे से एड़ियां खुलकर उनके मध्य में बैठ पाऊं। वो पीड़ा होती है और हम आगे से घुटने खोल देते हैं, सारी मांसपेशियां हमारी रिलैक्स स्थिति में आ जाती हैं। फिर हम आगे जाते हैं, आगे की स्थितियां बनाते हैं, वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती। एक बार देख लेते हैं हम लोग वज्रासन। पीछे से एड़ियां खुली, दोनों हाथ तक। पहले ये में आपको पीड़ा हो, तब आप आगे। अब दोनों हाथ
फिर बाई कोनी। यहां देखें मेरी घुटने तो नहीं खुल रहे, रुक जाए यहीं, ना जाए आगे की स्थिति में। घुटने खुलते हैं तो घुटने नहीं खुलने देने हैं, यहीं रुके रहें, यहीं श्वासें सामान्य कर लें। और अगर आपको लगता है कि घुटने नहीं खुलेंगे तो धीरे धीरे पूरी कमर को आसन से लगा दें। भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले जाएं। एक बार खींचना है स्थिति में पूरे शरीर को, और फिर उंगलियां आपस में फंसाकर सर के नीचे रख श्वासें सामान्य कर रुकना है। घुटने नहीं खुलेंगे, ये विशेष ध्यान रखें। अभी परसों भी कुछ एक दो ग्रुप में पूरा केंद्र के ही लगभग घुटने खुले हुए थे और निकाले टखनों पर, फिर दाईं कोनी का स्टैंड बना वापस आना। धीरे धीरे ही आपको नीचे की ओर जाना है, इसमें धीरे धीरे ही ऊपर की ओर आना है। जिनको घुटनों की समस्या है, दर्द है, वो इस आसन को बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए इसको नहीं कराया गया है। जिनको घुटनों की समस्या नहीं है उनको तो बहुत फायदा देगा ये घुटनों में। जिनको पीड़ा नहीं है तो बहुत अच्छा एक प्रभाव घुटनों, इसलिए नहीं हमने वो वीरभद्रासन। तो एक बार वीरभद्रासन का भी प्रदर्शन देखें। वज्रासन में आए, पहले वज्रासन में बैठे, हो गया। दुनिया आगे आसन पर रखें, दोनों हथेलियां आगे आसन पर रखें, दाईं टांग लंबाई में पीछे सीधी करें। अब हमने दाईं टांग लंबाई में पीछे सीधी कर दी है। मेरी जो बाईं एड़ी है और नितंब स्पर्श करते रहने चाहिए। इसमें अभी पीछे कुछ वीडियोस फोटोज आए, वो उठा हुआ था हिस्सा, नहीं उठाना है आपने। अगर आप उठाकर भुजाएं ऊपर ले जाएंगे, वो खिंचाव फेफड़ों में आ ही नहीं सकता, ना स्प्लीन खिंचेगी आपकी। और पहले इसमें फेफड़े खिंचने हैं और फिर फेफड़े दबने हैं। बहुत अच्छा प्रभाव है इस आसन का, और रीढ़ का निचला भाग प्रभावित होता है हमारा। भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाना है, और फिर जितना पीछे जा सकती है ले जाएं। लेकिन दाईं टांग सीधी है, जो बाईं टांग मुड़ी हुई है उसकी एड़ी और नितंब स्पर्श नहीं छोड़े एक दूसरे का। उठाकर नहीं करना है उसे, ये ध्यान रखें विशेष। ये गलती देखी जा रही थी अभी पीछे। बहुत लाभदायक है, मुश्किल आसन है, इसलिए घुटनों के लिए नहीं कराया गया, वरना लाभ है इसके बहुत। वापस आ जाएं, हथेलियां आसन पर रख लें, दाईं टांग वापस ले आएं। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करना है। पुनः दोनों हथेलियां आसन पर रखें, बाईं टांग को अब लंबाई में सीधा करना है। और श्वास भरते हुए भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर। बहुत अच्छा एक्सपेंशन है, आप देखें फेफड़ों का। स्प्लीन खिंच रही है मेरी, कमर मुड़ाव जैसे आने लगता है वहां भी प्रभाव हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें बैलेंस बनाते हुए ऊपर जाना होता है और अपनी स्थिति अनुसार ही जाना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसकी पहली जो हमने स्थिति में 2 पोज किए, उसमें हमारे फेफड़े एक्सपैंड हुए।
अब उनमें दबाव लाना है। जो खींचना और दबना ये आपके फेफड़ों को खोल देता है पूरा। ले आए वापस बाईं टांग, पुनः बनाएंगे स्थिति। दोनों हथेलियां आसन पर रखें, दाईं टांग को लंबाई में पीछे सीधा करें। दोनों हाथ कमर पर लाएं, उंगलियां फंसाएं आपस में, ग्रिप बनाएं पीछे और खींच दें पूरा पीछे की तरफ और गर्दन ऊपर की ओर कर लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है और ठोडी लगानी है आसन से। अगर लगती है तो माथा नहीं, ठोडी। प्राय हम गर्दन घुमा के माथा लगा लेते हैं, वो दबता ही नहीं है हमारे फेफड़े, हमारा पेड़ू वाला भाग। ऐसा नहीं करना है आपने, ठोडी ही कोशिश करनी है, लगे या ना लगे। गर्दन आगे की तरफ करते हुए ये प्रयास करें मेरी ठोडी लगे आसन से। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। वापस आए वज्रासन में। दूसरी ओर से भी कर लें। बाईं टांग लंबाई में पीछे सीधी करें। दोनों भुजाएं ले जाएं शरीर के पीछे, हथेलियां आपस में, उंगलियां फंसाएं, खींचें, गर्दन भी ऊपर की ओर कर लें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकें। ठोडी लगानी है आसन से, अगर लगती है तो, नहीं तो जो स्थिति बनती है उसमें रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये कुछ गलतियां आपकी देखी जा रही थी, इसलिए ये बताया गया है आपको। मैं फिर से दोहरा देता हूं। वीरभद्रासन में जो मुख्य बात है, मान लीजिए आपने दाईं टांग सीधी कर ली है, हम ये वाला हिस्सा उठा लेते हैं यहां से। एक टांग तो पीछे सीधी हो गई, ये उठाकर करते हैं। ये लगाना है आपने, मेरा ये नितंब का ये बायां हिस्सा और ये एड़ी, ये स्पर्श करानी है पहले, फिर ऊपर आगे की स्थिति में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। ये लगाकर, ऐसे उठाकर यूं नहीं उठाना है आपने, ये लगाकर। इस बात का विशेष ध्यान रखें इस आसन में, तभी वो खिंचाव, वो प्रभाव आएगा आपको। चलते हैं प्राणायाम की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वापस आए। एक बार मस्ती भरी हंसी रह गई है आसनों के बताने के, उसमें सभी खुलकर खिलखिलाकर मस्ती भरी हंसी हंसेंगे। शांत हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चलेंगे प्राणायाम की ओर। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं।
अंगूठे को दाईं नासिका पर, अनामिका उंगली को बाईं नासिका पर स्थित करें। बाईं ओर से अनामिका उंगली हटाएं। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाईं ओर से भरना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास भर जाने पर दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इतना अधिकाधिक बाहर निकालें कि पेट का संकुचन हो और नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर दाएं से श्वास को भरें और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इतना अधिक बाहर निकालें कि पेट का संकुचन हो, नाभि मूल रीढ़ से लगे। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार दोहराएं आवृत्तियों को। बहुत धीरे धीरे भरें श्वास, बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सबसे प्रारंभिक इसमें अभ्यास यही है कि हम धीरे धीरे श्वास को भरना और छोड़ना सीख जाएं। इसलिए आपको पहला काम यही सीखना है इसमें कि आप धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे निकालें। समय बढ़ाएं अपना, भरने का भी और छोड़ने का भी। दूसरी आवश्यक बात जो है वो ये है कि हमें समय समान रखना है। यानी जितना समय मेरा श्वास के भरने में लग रहा हो, उतना ही समय श्वास के निकालने में लगे। इसके लिए आपको कुछ आवृत्तियां गिनती के साथ करनी हो तो अवश्य करें। यानी मन ही मन जितनी गिनती गिनते हुए आप श्वास भर पा रहे हैं, उतनी ही गिनती में निकालें, ताकि समान समय आपका लगे दोनों ओर। अपने मन को भी श्वास के साथ जोड़ना है आपको। आप जब बाईं ओर से श्वास को भरें तो आपका मन भी श्वास के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर जाए। जैसे जैसे श्वास भर रहा है, मेरा मन भी श्वास के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जब आप दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें तो आपका मन भी ऊपर से नीचे की ओर, जैसे जैसे श्वास निकलता जा रहा है, मन भी साथ साथ जा रहा है। इसी प्रकार दाएं से जब भरें तो आपका मन नीचे से ऊपर श्वास के साथ साथ जाना चाहिए। श्वास धीरे धीरे भर रहा है, मन भी नीचे से ऊपर श्वास के साथ साथ जा रहा है। इसी प्रकार बाईं ओर से करें। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं और शांत अवस्था में बैठ जाएं। अपनी इस अवस्था का अवलोकन करें।
प्रत्येक प्राणायाम के पश्चात कुछ क्षण शांत अवश्य बैठना है आपको। जब आप रोज ये अभ्यास करेंगे हर प्राणायाम के बाद कुछ क्षण शांत बैठने का, तो आपको चैतन्यता महसूस होगी, आपको एक जुड़ाव महसूस होगा अपने अंदर से। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को दाईं नासिका पर, अनामिका उंगली को बाईं नासिका पर स्थित करें। बाईं ओर से धीरे धीरे मात्रा का ध्यान रखते हुए, देरी का ध्यान रखते हुए श्वास को भरें, बाईं ओर से भरें। जितनी मात्रा में श्वास भरा गया है दोनों नासिकाएं बंद कर उतनी दुगनी मात्रा में आंतरिक कुंभक लगा दें, अंदर रोक दें श्वास को। और फिर दुगनी मात्रा में दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। उसी प्रकार दाईं ओर से श्वास को भरें मात्रा का ध्यान रखते हुए। दुगनी मात्रा में रोकें श्वास को, दुगनी मात्रा में श्वास को बाहर निकालें। गिनती का सहारा ले सकते हैं आप मात्रा के लिए। मान लीजिए आपकी श्वास भरने की क्षमता 5 की गिनती की है, तो बाईं ओर से मन ही मन ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5 इस प्रकार गिनती गिनते हुए भरें। और फिर दुगनी गिनती तक रोके, यानी 10 तक की गिनती तक रोकना है आपने, दोनों नासिकाएं बंद कर। और फिर 10 की गिनती में ही निकालना है दाईं ओर से आपको। 5 में भरा है तो 10 तक रोकना है, 10 में निकालना है दाईं तरफ से। फिर दाएं से 5 में भरना है, 10 की गिनती तक रोकना है और 10 की गिनती में निकालना है। यानी 1-2-2 का अनुपात बनाना है आपने, रेशो 1:2:2। आप 5-10-10 में असहज हैं तो 4-8-8 कर लें आप अपनी गिनती को, लेकिन जितनी मात्रा में भरना है उससे दुगनी तक रोकना है, दुगनी में निकालना है। इसके पीछे विज्ञान है पूरा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, गिनती का निर्धारण अपने सामर्थ्य अनुसार करें, लेकिन जितनी देरी में भरें उससे दुगनी देरी तक रोकें, दुगनी देरी में निकालें। कुछ हफ्तों तक आपने बाहर रोकने का अभ्यास नहीं करना, केवल आंतरिक कुंभक का यह अभ्यास चलेगा कुछ दिन, जब तक कि आपकी गिनती 10-20-20 ना हो जाए। अगर आपने 5-10-10 से अपना अभ्यास शुरू किया है, वह गिनती 10-20-20 तक ना पहुंच जाए तब तक बाह्य कुंभक का अभ्यास इसमें प्रारंभ नहीं करना। जिनकी वो स्थिति बनने लगे वह आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल वापस आ जाएं और शांत अवस्था में बैठ जाएं। सभी आंखें खोल लें। जैसा कि आपको
पिछला जो सेशन लिया गया उसमें बताया गया था कि अनुलोम विलोम तो एक ऐसा प्राणायाम है जो आपका हर स्थिति में कारगर है। वो तो जो भी समस्या है शरीर में उसको किया जा सकता है और वो लाभ जरूर पहुंचाता है, क्योंकि उसमें आपकी एक बहुत शांत स्थिति उत्पन्न होती है। अनुलोम विलोम अगर आप सही प्रकार से करें और आपके दाएं और बाएं स्वर का बैलेंस बनने लग जाए तो बहुत शांत स्थिति आती है शरीर में। और उस शांत स्थिति में हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, हमारे जो ग्रंथियां हैं, उनके सबके स्राव अपने आप नियंत्रित होने लगते हैं, अपने आप होने लगता है शरीर में। क्योंकि जैसे ही शरीर का बैलेंस बनने लगता है वो सब अपनी नॉर्मल स्टेज की ओर जाने लगते हैं। जो बिगड़ी हुई है हमारी स्टेजेस वो अपने आप सुधरने लगती हैं। जैसा पिछली बार भी बताया था कि जब आप अनुलोम विलोम में एक शांत स्थिति में उत्पन्न करा लेते हैं तो आपके शरीर में रिलैक्स सिग्नल्स भी बनते हैं, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि हम रिलैक्स फील करते हैं। हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स में जहां भी समस्याएं हैं वहां एक रिलैक्सेशन आता है, आपका दर्द कम होता है। तो अनुलोम विलोम तो सभी उसमें कारगर है। जब हमें ऐसी कोई स्थिति आती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, हमारे जोड़ों के दर्द बने, तो आपको बताया गया था कि मुख्यतः 2 प्राणायाम इसमें बहुत प्रभावशाली हैं, भस्त्रिका और सूर्यभेदी प्राणायाम। पर जैसा कि आप सबको पता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो मुख्य कार्य है वो नाड़ियों का शुद्धिकरण है, इसलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। नाड़ियां आप सबको पता होनी चाहिए, हमारे शरीर में वो मार्ग है जहां से प्राण शक्ति का संचार होता है, जहां से प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में बहती है, वो नाड़ियां हैं। मेडिकल साइंस उनको नहीं जज कर पाती है क्योंकि वो हमारी नसों की तरह नजर नहीं आती हैं। वो तो एक रास्ता है, एक मार्ग है, लेकिन ये मार्ग कई बार अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारे अवरुद्ध हो जाने से मार्ग प्राण शक्ति जा नहीं पाती है जहां जिस शरीर के जिस हिस्से में जानी चाहिए, तो फिर समस्या पैदा होने लगती है। तो जब ये जोड़ों की समस्या आती है तो भी इसका अवरुद्ध होने के चांस होते हैं और हम फिर पीड़ाएं हमें बढ़ती हैं, वो समस्या और ज्यादा बढ़ने लगती है कि प्राण शक्ति भी नहीं आ रही है आपकी ढंग से वहां, ताकि वो मांसपेशियों को भी शक्ति मिले। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी सभी नाड़ियां शुद्ध हों। नाड़ियों की अशुद्धि का एक बहुत बड़ा कारण हमारी मेंटल टेंशन भी है। नाड़ियों की अशुद्धि का एक बहुत बड़ा कारण जो हम बाहर का खान पान ले रहे हैं उसके द्वारा विजातीय तत्वों का अधिक आ जाना भी है। नाड़ियों का जो आपका समस्या आ रही है, जो अवरोध आ रहा है, उसका एक कारण फेफड़ों की कार्य क्षमता घटना भी है। नाड़ियों की अशुद्धता का जो कारण है हमारा, वो हमारा जो पाचन क्रिया है उसके द्वारा जो हम कई बार बहुत अशुद्धि हमारे शरीर में आ जाती है, वो भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं हमारे जिससे हमारी नाड़ियां अशुद्ध हो रही हैं, उनमें अवरोध आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं और उससे प्राण शक्ति हमारी सही प्रकार से पूरे शरीर में पहुंच नहीं रही है। तो ये इसलिए आवश्यक है बहुत ये प्राणायाम भी, और इसे प्राणायामों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों जो प्राणायाम के अंग है हमारे, पूरक, रेचक और कुंभक, उनमें तीनों क्रियाएं इसमें होती है। शुरुआत में हम बाह्य कुंभक नहीं लगाते हैं, पर जब अभ्यास अच्छा हमारा होने लगता है तो फिर इसका अभ्यास बाह्य कुंभक के साथ भी किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि नाड़ी शोधन किस प्रकार नाड़ियों की शुद्धता करता है।
आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं हमारी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बिल्कुल रीढ़ के साथ साथ है हमारी, वो तो बिल्कुल ही मध्य में ही है सुषुम्ना तो, और बाकी जितनी नाड़ियां हैं वो इनसे ही निकल रही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से ही निकलकर और शरीर में फैली हुई हैं वो नाड़ियां। तो अगर मेरी ईड़ा और पिंगला खासकर सही है, उनमें रुकावटें नहीं है, तो वो इनका भी और नाड़ियों का भी शुद्धिकरण का एक कारण बनती हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में इसीलिए आपको ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं अभ्यास कराया जाता है, ताकि इनका शुद्धिकरण सबसे पहले हो और फिर इनसे वो शुद्धि आपके और नाड़ियों तक पहुंचती है, क्योंकि इन्हीं से ही चैनल बने हुए हैं और नाड़ियों के, इन्हीं से ही निकली हुई हैं और नाड़ियां। आप सबको पता होगा मूलाधार से प्रारंभ होकर आज्ञा चक्र तक ये दोनों ईड़ा और पिंगला हमारी जाती हैं, सुषुम्ना मध्य में होती है, उस पर अभी हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका शुद्धिकरण होता है। इसमें आपने एक बात देखी होगी कि हम धीरे धीरे श्वास को भरते हैं और दुगनी गिनती तक रोकते हैं श्वास, फिर दुगनी गिनती में निकालते हैं, और आगे जाकर तो और ज्यादा जो इसका उत्तम स्थिति, अगर आप शिक्षक दर्शिका में देखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में, तो उसमें स्थितियां दर्शाई गई हैं। आप अगर बिल्कुल आखिरी उत्तम स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां आपको 20 की गिनती में श्वास भरना है, 80 की गिनती तक रोकना है, 40 की गिनती में निकालना है, और फिर 20 की गिनती तक बाहर रोकना है। तो आप रोकने को देखो कितना महत्व दिया गया है, 4 गुना ज्यादा देरी तक रोकना। शुरुआत में तो आपको दुगना रुकवाया गया, दुगने में निकलवाया गया। 2 प्रक्रियाएं होती हैं इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के अंदर। एक प्रक्रिया फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है हमारा बहुत ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि जब आप श्वास को धीरे धीरे भरकर फिर रोकते हैं ना, तो फेफड़ों में एक एक्सपेंशन आता है, खुलते हैं आपके फेफड़े, और सभी सेल्स तक वो ऑक्सीजन जो आपने भरी है वो पहुंचती है। जितना देर आप रोकेंगे उतनी ज्यादा वो पहुंचती है आपके सेल्स तक। फिर आप धीरे 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 निकालते हैं तो वो सेल्स धीरे धीरे संकुचित होते हैं, स्क्वीज करते हैं, और फिर जब आप बाह्य कुंभक लगा लेते हैं तो बिल्कुल स्क्वीज करके जितना विजातीय तत्व है सबको बाहर फेंक देते हैं हमारे सेल्स। तो फेफड़ों में तो आपको पता है कि करोड़ों सेल्स हैं हमारे, और हम अलग अलग कारणों से बहुत विजातीय तत्व हमारे फेफड़ों में आ रहा है, तो उनका शुद्धिकरण इस प्राणायाम से होता है। ये विज्ञान है पूरा, इसलिए इसके अंदर आपको पहले भरवाने का समय कम, रुकवाने का समय ज्यादा कराया गया। दूसरी बात और क्या होती है हमारी, कि जितनी हमारी नाड़ियों में रुकावटें हैं, पूरे शरीर में हमारी नाड़ियां फैली हुई हैं, उनमें जो रुकावटें हैं, जब आप धीरे धीरे श्वास भरकर लंबा कुंभक लगाते हैं फिर उसे धीरे धीरे निकालते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रेशर बनता है जो विजातीय तत्वों को उस रास्ते से हटा देता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई हुई है, या आपकी नाड़ियों में वैसे रुकावट आ गई है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, प्राण शक्ति जा ही नहीं रही उस नाड़ियों में, तो ये प्रेशर एक सिग्नलिंग करता है, और जिन नाड़ियों में प्राण शक्ति नहीं जा रही उनमें जाने लगती है। आपने देखा होगा कि अगर कभी हमारी किसी कोई पाइपलाइन है उसमें अगर कुछ फंस जाए तो क्या किया जाता है, बहुत पानी को पहले खूब भरकर फिर प्रेशर से उसको रिलीज किया जाता है। तो यहां भी ऐसा ही करते हैं, हम श्वास को धीरे 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 भर लेते हैं, फिर उसे रोकते हैं, पूरा रोकते हैं जितना अधिक से अधिक रोका जाए, और फिर उसे निकालते हैं। तो वो आपका एक शुद्धिकरण नाड़ियों के अंदर लेकर आता है। ये बात मैंने ऋषिकेश में भी शिविर में बताई थी। तो ये 2 कार्य आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है अंदर।
इसीलिए आपको कहा गया कि आप जितनी देरी में भरें उससे दुगनी गिनती तक रोकें, दुगनी में निकालें। आप उसी गिनती में अगर इसको करते रहेंगे तो फिर ये और प्राणायामों की तरह वो प्रभाव तो लाएगा, पर जो इसका मुख्य कार्य है शुद्धि करना, वो उतनी नहीं कर पाएगा। और अभ्यास को बढ़ाना है। आप अगर शिक्षक दर्शिका मेरे पास है, इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक ये चार्ट दिया हुआ है आपको यहां पर, कि पहले हफ्ते में हमें कैसे चलना है, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। इसके अनुसार अगर आप करें, पेज नंबर 61 पर है ये, भाग 2 के, तो इसके अनुसार अगर आप चलें तो बहुत आपको प्रभाव इसके मिलेंगे। तो नाड़ी शोधन के बारे में तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके पीछे का थोड़ा विज्ञान भी मैंने आपको बताया, जो ऋषि राम जी ने एक दिन समझाया था कि कैसे ये नाड़ी शोधन प्राणायाम शुद्धि करता है हमारे अंदर। और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना है आपने, एकदम बाह्य कुंभक लगाने का अभ्यास ना करें। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे आप आगे की ओर बढ़ें इसमें। तो अभी सर्दियों का जो मौसम आ रहा है आगे हमारा, थोड़ी थोड़ी ठंडक अब मौसम में रहेगी सुबह आगे 1 महीने बाद। और तो ये सभी प्राणायाम हम अब समय बढ़ा सकते हैं उनका, और देरी तक कर सकते हैं। एक और प्राणायाम जो आपको बताया गया, भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमें अब आगे सर्दियों में करना ही है सभी को अभ्यास। जो योग विज्ञान संस्थान में भस्त्रिका को कराया जाता है और जो बाहर और जगहों पर कराया जाता है, थोड़ा सा अंतर है वहां पर। पहला अंतर तो यह है कि वहां बहुत जल्दी जल्दी कराया जाता है, मतलब दाएं से भरा बाएं से निकाला, बाएं से भरा दाएं से निकाला। यहां आप उतनी जल्दी जल्दी ना करें। यहाँ 2 मुख्य बातें होती हैं जिनका लेकिन अभी बैठा है। कुछ बोल रहे हैं क्या? इसमें 2 मुख्य बातें आपने ध्यान रखनी है, और वो है शक्ति और समय। यानी आपने शक्ति भी अधिकाधिक लगानी है और समय भी लेना है भरते हुए, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी करें। तो जैसे मैं आपको कुछ आवृत्तियां करके दिखा देता हूं। इसमें दाईं ओर से इसमें प्रारंभ करना है, और 4 हमारे राउंड्स होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में। पहले दाएं से भरना, दाएं से निकालना, फिर बाएं से भरना, बाएं से ही निकालना, फिर दाएं से भरना, बाएं से निकालना, बाएं से भरना, दाएं से निकालना, और चौथा आपका दोनों नासिकाओं से भरना। इस प्राणायाम में मूल बंद लगाए रखना बहुत आवश्यक है। जो भी साधक साधिका इसका अभ्यास करें, मूल बंद के साथ करें। मूलाधार हमारी इन सभी नाड़ियों, विशेषकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का उद्गम है वहां पर। अगर हम इस प्राणायाम को मूलाधार लगा के मूल बंद लगाए बिना करते हैं, तो जो प्राण शक्ति हमारी उत्पन्न होती है वह वहां से उसका ह्रास हो जाता है, निकल जाती है वो। और हमें चाहिए कि वो हमारे शरीर को ही मिले, हमारी नाड़ियों को मिले, हमारे जोड़ों तक पहुंचे, गरमाई आए, हीट मिले हमारे शरीर को, ऊर्जा मिले उसे। तो इसलिए इसका अभ्यास आप मूल बंद लगाकर ही करना है सभी को। जब भी वहां अभ्यास प्रारंभ कराया जाए तो चारों चरण मूल बंद लगाकर करने। जैसे एक चरण किया आपने, एक, और फिर मूल बंद खोलकर बैठ गए, फिर दोबारा लगा लिया, या पूरे प्राणायाम में आप मूल बंद लगाए लगाए भी रख सकते हैं। पर जो भी 4 इसके स्थितियां हैं उनमें हर स्थिति में मूल बंद लगाकर ही करना है। तो इसमें करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी शक्ति और समय मेरी भरने में लगे, उतनी शक्ति और समय श्वास बाहर निकालने में लगे। अब जो गलती होती है वो ये होती है,
कपाल भाती की तरह फेंकते हैं हम इसको, भरा तो लंबा, कपाल भाती की तरह फेंकना नहीं है। एक लय बना देनी है आपने, भरने और छोड़ने की एक लय बन जानी चाहिए आपकी। समय और शक्ति समान, लंबाई जितनी जाती है कोशिश करनी है कि उतना छोटा ना चले आपका, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है आपने। थोड़ा सा श्वास को लें लंबा, फिर उसे निकालें, पर गहरे लंबे श्वासों की तरह यहां लंबाई नहीं रखी जा सकती, क्योंकि हमें शक्ति का भी ध्यान रखना है, लेकिन जितना हो सके। लेकिन दोनों और शक्ति और समय समान, ये बहुत आवश्यक बात है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। हम भर लेते हैं गहरा, छोड़ देते हैं झटके से, इसमें प्राय ऐसा देखने को आया है। ये आपने नहीं करना है। पहले भी मैं कई बार समझा चुका हूं, इस प्राणायाम में जो बाहर लोग कर रहे हैं योग विज्ञान संस्थान से अलग, वो सिर्फ घर्षण से ऊर्जा पा रहे हैं। जो श्वास का, जो आपके ऑक्सीजन का घर्षण हो रहा है ना, उससे उन्हें वो ऊर्जा मिल रही है। घर्षण हमेशा ऊर्जा लाता है, तो वो जो घर्षण है वो ला रहा है। योग विज्ञान संस्थान आपके श्वास का मंथन भी करवा रहा है, यानी घर्षण और मंथन दोनों क्रियाएं होती हैं। बहुत बहुत ऊर्जा आपके शरीर में इसमें उत्पन्न होती है, और वो गर्मी आपके सभी नस नाड़ियों में, जोड़ों में, सब जगह पहुंचती है, जिसकी आवश्यकता है, जिसको समस्या आ गई है, चाहे वो मांसपेशियों की समस्या हो, चाहे वो जोड़ों की समस्या हो। आप सबको पता होगा कि जब भी आप कोई भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल की समस्या लेकर जाते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी बोलते हैं आपको करवाने के लिए। होता क्या है फिजियोथेरेपी में, एक कंसंट्रेटेड हीट मिल देती है। जो आप वैसे बाहर थेरेपी करते हैं, वो उतनी उस जगह पर जहां मुख्य समस्या है उतनी जा नहीं पाती है हीट। फिजियोथेरेपी में बिल्कुल उसी जगह कंसंट्रेट होकर जाती है। तो ये प्राणायाम भी आपको हीट देता है। ये तो सभी नस नाड़ियों में वो गरमाई लेकर आता है। तो आपकी जो मांसपेशियां खिंची हुई हैं, स्टिफनेस जो आ गई है, वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। ये नहीं है कि आज आपने भस्त्रिका किया और कल आपको सब दर्द और सब चीजें दूर हो जाएंगी, पर धीरे धीरे आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। पर इसे गर्मियों में ना करें आप, बहुत अधिक गर्मी पैदा होने की वजह से उससे समस्या आ सकती है, खासकर बीपी की। और 1 महीने बाद या वहां का मौसम देखकर आप इसको प्रारंभ करवा सकते हैं। तो वो तो सब जुड़े हुए हैं, पहले से सबको पता ही है। 4 इसकी जो है क्रियाएं कराई जाती हैं। इसमें पहले दाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, जो मैंने आपको करके दिखाया। इसमें हमें योग विज्ञान संस्थान में पहले सभी में कुंभक लगाया जाता था, पर अब जो कुंभक और त्रिबंध है वो सिर्फ आखिरी वाले में रख दिया गया है। पहली की स्थिति में आपने दाएं से भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, फिर अंत में अधिकाधिक भरकर कुछ क्षण के लिए रोककर फिर बाएं से निकाल देना है सांस। वो कुंभक नहीं कि बहुत लंबा रोकना है, फिर बाईं ओर से निकाल देना है। इसी प्रकार जब बाएं से आप करें तो कुछ क्षण रोककर अंत में बिल्कुल दाएं से फिर श्वास को बाहर निकाल देना है। और जब दाएं और बाएं से करें तब कोई कुंभक नहीं है, आपने दाईं ओर से प्रारंभ करके दाईं ओर से ही वापस आना है। जो आखिरी चरण है आपका, उसमें आंतरिक कुंभक लगेगा, और फिर आपने बाह्य नहीं लगाना है, वापस आकर शांत बैठ जाना है। यानी दोनों नासिकाओं से शक्ति और वेग के साथ भरा श्वास, एक बार मैं दिखा देता हूं। शक्ति और वेग के साथ भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, और अंतिम आवर्ती में धीरे धीरे भर लेना, तीनों बंद।
बंदों को खोलते हुए श्वासें सामान्य कर वापस आना है। तो ये आपको भस्त्रिका प्राणायाम में ध्यान रखना है। तो जैसा आपको बताया गया कि जितने भी हमारे आसन हैं योग विज्ञान संस्थान में जो आपके सिलेबस में हैं, उनकी प्रारंभिक स्थितियों का विशेष ध्यान रखें। आसन में मुख्य बात उनकी प्रारंभिक स्थिति ही है और फिर धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में पहुंच रुकना होता है। प्राणायाम में हमें लास्ट आपके सेशन में भी बताया गया था कि आपने कुंभक अवस्था को धीरे धीरे बनाना है, एकदम से कुंभक नहीं लगाना है आपने। कुंभक आपकी अभ्यास से लगना चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर दोहरा रहा हूं, आपकी अभी जो श्वासों की क्षमता है, जितना आप लेने और छोड़ने की है, उससे आपकी लगभग 3 गुना क्षमता हो जाए, तब आप धीरे धीरे कुंभक का अभ्यास प्रारंभ करें और उसके समय को बढ़ाना शुरू करें। अगर आप बिना अभ्यास के कुंभक लगाना शुरू कर देते हैं तो इसका हार्ट पर गलत प्रभाव चला जाता है हमारा, और कई बार आपका नुकसान हो जाता है। यहीं पर एक साधिका थी कई साल पहले, तो उनको योग विज्ञान संस्थान से तो वो हट गई थी और भारतीय योग संस्थान में जुड़ गई। तो वहां भी उतनी साधना ना करके किसी ने उन्हें बता दिया कि कुंभक ही प्राणायाम है, मतलब कुंभक लगाओ वो ही प्राणायाम है और कुछ नहीं है प्राणायाम। ये बात ठीक है कि प्राणायाम की आगे की स्टेज में कुंभक ही विशेषकर इसमें अभ्यास में लाया जाता है। तो उन्होंने बिना अपनी क्षमता को बढ़ाए गहरे लंबे श्वास की अपने कुंभक स्थिति को बढ़ाना शुरू कर दिया। देर देर तक रोकना, कभी भी बैठ जाना और श्वास को रोक देना। हार्ट में कोई वैल्व होता है हमारा, वो वैल्व फट गया उनका, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचाया गया, क्योंकि क्षमता ही नहीं है ना। हार्ट को तो आप धीरे धीरे आदत देंगे ना, एकदम से रोक के बैठ गए आप। अभी तो उस हार्ट की प्रैक्टिस ही ने इतनी सिग्नलिंग हमारे शरीर तैयार करेगा कि भाई पंपिंग स्लो होनी है। श्वास जब कम आता है तो हार्ट अपनी पंपिंग को कम करता है, नहीं तो आपने तो श्वास रोका, उसकी पंपिंग उतनी है और फिर आपको समस्या आएगी। तो अगर एकदम से हम ज्यादा कुंभक लगाते हैं तो वो बैलेंस जो बनाना है वो नहीं बन पाता है। तो इसलिए सब ध्यान रखें कि कुंभक लगाएं, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता को बढ़ाएं। असहज होकर कोई भी किसी के कहने पर कभी कुंभक ना लगाए। तो ये बातें आपने विशेष ध्यान रखनी है। तो जैसा घुटनों का सेशन तो हमारा पहले ही खत्म हो गया था, पर पुणे से विशेषकर मानधनी जी ने कहा कि आप जो आसन रह गए हैं उनके बारे में विशेषकर बताएं, थोड़ा सा इन प्राणायाम को समझाएं। तो आज हमने उनसे संबंधित ये चर्चा की और समझा कि इनके प्राणायाम, इन आसनों का विज्ञान क्या है और क्या क्या बातें हमें इनके अंदर ध्यान में रखनी है। तो साधना से संबंधित बातें तो हमारी अब पूरी हो गई हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। तो हम सभी ने, प्रश्न तो कोई आया नहीं, हम सभी ने 2 बातों सर जी नमस्ते सर। जब हम ये भस्त्रिका में सांस भर रहे हैं तो बहुत बार कई बार यहाँ होता गले में थोड़ा हम जोर दे के सांस भरते हैं, वो गलत है क्या? नासिका से ही ज्यादा जोर देना है? नासिका से गले का इसमें नहीं है, वो उज्जाई में है थोड़ा गले का। हाँ, वो उज्जै के जैसे वो उधर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वो हाँ जी, उज्जै की तरफ चला जाता है धीरे धीरे हो। हाँ हाँ हाँ। हम्म।
लेकिन हमें इसमें तो नासिका से ही बराबर, ओके, करेक्ट, ओके, थैंक यू। तो आप लोगों ने दो बातों का विशेष अभ्यास करना है। एक तो अपनी जो आपकी साधना है उसमें सभी आसनों का की पूर्ण अवस्था को ध्यान रखो, प्रारंभिक अवस्थाओं को ध्यान रखते हुए पूर्ण अवस्थाओं की ओर बढ़ना है, और साथ ही साथ अच्छा शिक्षण भी सीखना है आपने। हम लोग इस पर बहुत कम कार्य कर रहे हैं। हमारी जो क्लासेस में संख्या नहीं बढ़ रही है उसका एक कारण यह भी है कि हम उतना शिक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जो आपको शिक्षक दक्षता भाग 1 और भाग 2 दी गई हैं उनको बार बार पढ़ें, बल्कि हर रोज पढ़े, सोचकर जाए केंद्र प्रमुख की आज क्या कराना है तो पढ़े, देखे कोई शब्द मेरा इधर उधर तो नहीं होने लग गया है। क्योंकि एक बार जो हमें शिक्षण की आदत पड़ जाती है उसे फिर छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ऐसी ही आदत डालें कि जो किताब में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आप इसमें बोलें। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होती है, किताब में कोई बात समझ में नहीं आती है, या आपको लगता है कि ऐसा बोलने पर व्यवहारिक सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो आप आगे चर्चा करें। आप फोन कर सकते हैं यहाँ पर संस्थान में और पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज अगर हम बोलते हैं जो किताब में लिखी हुई है तो सामने वाले को उतनी अच्छी समझ नहीं आ रही या व्यवहारिक नहीं है, तो आप उसमें फिर बता दिया जाएगा आपको कि क्या इसमें बदलाव आ सकते हैं। एफिशिएंसी क्लासेस जरूर रखें आप अपने केंद्रों में, या जिले स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, और वहां चर्चा करें। जो भी आप एक सिलेबस डिसाइड करें। जैसे कि अब दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं और जो केंद्रीय कार्यकारिणी के, उनका हर पहले रविवार को एफिशिएंसी होती है 2 घंटे की, हर जो भी महीने का पहला रविवार है, और सिलेबस अगले महीने का पहले बता दिया जाता है। जैसे अब सिलेबस दिया हुआ है, अब हमारा 3 तारीख को एफिशिएंसी क्लास है जिसमें दिल्ली के जितने भी जिले हैं सभी उनके जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी और जो अच्छे कार्यकर्ता लग रहा है कि आगे हम उन्हें बढ़ा सकते हैं, उनको उसमें बुलाया जाता है। और उन आसनों को पूरे बारीकी से, सिर्फ 3 या 4 आसन चुने जाते हैं। जैसे अभी इस बार हमारा जो संडे को है उसमें आकरण धनुरासन, वीरभद्रासन, पेड़ू आकर्षण आसन, ये 3 आसन चुने गए हैं। और प्राणायाम में प्लावनी और नाड़ी शोधन प्राणायाम चुना गया है। तो इस प्रकार, और राजरूप जी वो एफिशिएंसी लेते हैं, पहले करवाया जाता है, शिक्षण देखा जाता है कि कैसा कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरह शिक्षण हो रहा है या नहीं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आसनों के बारे में और प्राणायाम के बारे में चर्चा होती है, और आगे भी संस्था संबंधित कुछ चर्चा की जाती है। तो आप लोग भी एक रेगुलर रूटीन बनाएं एफिशिएंसी क्लासेस का। क्षेत्रीय स्तर पर रख सकते हैं, जिला स्तर पर रख सकते हैं, ताकि सभी का शिक्षण भी सुधरे और सभी को अपनी साधना में भी सुधार आए। तो ये थोड़ा सा आप पुणे और मुंबई के लोग, अगर हो रहा है पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा प्रारंभ कर दें। तो आज के लिए तो इतना ही, और कुछ कहना चाहे तो जरूर चर्चा में सर, शामिल। आवाज आ रही? हाँ हाँ, इफिशिएंसी क्लास तो यहाँ लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आप एक बार आपकी दिल्ली के इसको हम लोगों को ज्वाइन कर ले, यानी किस तरह से एक्चुअल में लेना है वो हमें समझ ऑनलाइन मैंने कहा था इस बार
प्रयास करूंगा, जोड़ दूंगा। हाँ, तो उसमें सिर्फ अभी केंद्र प्रमुख को ही करेंगे लिंक। और हाँ, आप देख सर पहला अपना- 1 घंटा में, जो पहला 1 घंटा होगा उसमें मैं जो भी होगा उसको, जो साधक है उनकी तरफ कर दूंगा, फिर जहां जो प्रदर्शन वगैरह होगा उसको बाद में तो आप देख पाएंगे और सुन तो पाएंगे ही सारा ढंग से। सर एक प्रश्न था मेरा। जुड़ सकते हैं, वो तो किया जा सकता है मैनेजरों से। हेलो सर, एक प्रश्न है कि अपना अहम भाव मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कुछ कुछ बातें काफी लोगों को अहम भाव आ जाता है, तो उससे मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? ये समस्या बहुत हो क्या रहा है कि बातें सही करने के लिए हमारी संस्थान में विचारधारा बनाई गई, उसमें क्योंकि हमारे केंद्र प्रमुख, कार्यकर्ता, शिक्षक, अधिकारी हैं, वो 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो अपनी साधना, एक साधना कराना, और एक फिर बाद में सेवा। ये 3 अभ्यास नहीं हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो हमारे अधिकारीगण हैं बहुत सारे, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना वो निजी अभ्यास कम कर दिया है या छोड़ दिया है। वो सीधा कहीं ना कहीं किसी केंद्र में या जाकर सीधा इंस्ट्रक्शन ही देने लगे हैं। अपनी पहले की साधना आपको एक आंतरिक अनुभूति कराती है, वो बहुत आवश्यक है। वो शायद हो नहीं रही हमें, अगर वो होने लगे तो फिर अहम तो पैदा हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये एक कमी आ रही है कि हम अपनी जो निजी साधना है वो बहुत कम कर दी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम अपनी तरफ से चीजें करा रहे हैं। जो संस्थान का सिलेबस है, जैसे संस्थान बोल रहा है वैसे ना करने के बजाय ज्यादातर बहुत सारे केंद्र प्रमुख अपना बता रहे हैं कि मुझे ये पता है। ये सबसे बड़ा अहम पैदा कर रहा है आपके अंदर। आप अगर पूर्णतः अपने आप को संस्था के प्रति समर्पित कर दें, जैसा संस्था कर रहा है वैसा करने लग जाएं, तो समर्पण बहुत बड़ा गुण है। समर्पण आ जाने के बाद कर्म अपने आप अपना फल को देखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर वो कर्म अपना फल अपने आप देखेगा। और फिर मैं तो रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो समर्पित है किसी के प्रति, तो उसमें अपना अहम नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए अगर हम ये अभ्यास अपने अंदर ले आए, हमेशा ये ध्यान रखें कि जो मैं करा रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं या जो बातें हैं, ये कहीं हटकर तो नहीं जा रहा मैं संस्थान से, या सिर्फ अपने आप की अपनी प्रतिष्ठा के लिए तो नहीं कर रहा। बहुत सारे जगहों पर ऐसे देखा गया है। अभी एक मेरठ में उन्होंने YouTube पर डाला, कुछ वहां कराकर सारा कुछ ही कुछ अलग ही चीजें थी। वहां उन्हें बड़ी तारीफ मिली कि क्या अलग करा दिया, क्या अच्छा करा दिया। पर क्यों कराया उन्होंने अलग? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं कुछ अलग कराऊंगा और मुझे इस चीज की प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, वाह क्या अलग कराया, क्या अच्छा कराया। तो ये जो हमारे अंदर पैदा होती जा रही है ना धीरे धीरे, कि हम योग विज्ञान संस्थान को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग कर रहे हैं जहां मुझे अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, इस वजह से अहम बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को, बस जो संस्थान कह रहा है कर रहा है उसके अनुसार ही चलना है। मैंने ऋषिकेश में भी बोला था, अगर आपको संस्था के प्रति कोई संशय है, इसकी साधना के प्रति, इसकी विचारधारा के प्रति, तो पहले परखिए, पूरी तर्क करिए आप हर चीज को लेकर। पर जब आप इससे सहमत हो जाए, नहीं नहीं ये साधना तो बहुत गहन है,
ये साधना तो बहुत उच्च कोटि की है। ये जो विचारधारा है दूसरों के लिए दूसरों की सेवा करना, जब आप इससे सहमत हो जाए तो फिर समर्पित हो जाइए। फिर क्यों संशय लेकर आप बैठे रहते हैं? जितना आप संशय लेकर बैठेंगे, जितना आप अपना लाने की कोशिश करेंगे, उतना आपका अहम और बढ़ेगा। तो इसलिए दो चीजें सबसे पहला तो करना प्रारंभ करिए, और बहुत सारी बातें हैं। दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक कि मुझे अपनी निजी साधना करनी ही करनी है। केंद्र प्रमुख और केंद्र प्रमुख से ऊपरी स्तर पर कम से कम आधा घंटा दीजिए अपने आप को। वहां आप अनुभूतियां करेंगे। जब आप रुकेंगे किसी आसन में, उस केंद्र पर ध्यान ले जाएंगे, तो आप उस आकाश तत्व से आपका जुड़ाव होगा। तब आप जान पाएंगे कुछ। तब आपको महसूस होगा कि जो ये मेरा अहम है, ये तो एक बाहर का जो मेरा शारीरिक रूप है उसी का एक हिस्सा है। अंदर तो मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है, उसे कुछ नहीं चाहिए ये सब। तो वो धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी। दूसरा, जब आप साधना करवाएं, हमेशा अपने मन में रखें कि मैं करवा रहा हूं, ये सोचकर नहीं कि बस मुझे ईश्वर ने क्षमता दी और मैं सेवा कर रहा हूं। इस भाव को बार बार दोहराएं अपने मन में। और तीसरा है कि जो आपका साधना अपनी करने और कराने के बाद जो भी समय आपको मिले, थोड़ा सा आप संस्थान को देना प्रारंभ करें। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप योग दृष्टि का वितरण करा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ रहे उनसे मिलना, उन्हें फोन करना, ये आप कर सकते हैं। तो और भी जो संस्था संबंधित आपका कोई कार्य आपको मिलता है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रक्रिया से सही तरह चलेंगे और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अहम आपके अंदर